आज आपको मैं प्लस 2 में चैप्टर 3 स्टार्ट करवा रही हूँ, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। तो आज इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स बताऊँगी। तो सबसे पहले आता है, देखो कंज्यूमर क्या होता है, उपभोक्ता कौन है। जनरली सामान्यतः एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति को हम कंज्यूमर कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लैंग्वेज में, प्रैक्टिस में कंज्यूमर किसके लिए यूज़ होता है? सारी संस्थाओं के लिए, एक व्यक्ति के लिए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, लोगों के समूह के लिए, और हाउस होल्ड्स, गृहस्थ लोगों के लिए भी कंज्यूमर यूज़ होता है। उपभोक्ता में ये सभी चीज़ें आती हैं, संस्थाएं भी आती हैं। फिर आता है कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर मीन्स, इसका मतलब है ऐसा तरीका, ही मेक्स हिज चॉइस, कि वो अपना चुनाव करता है, एज टू हाउ ही शुड स्पेंड हिज इनकम, कि उसे अपनी आय को कैसे खर्च करना चाहिए। उसके पास इनकम थोड़ी होती है, वो उसे कैसे खर्च करे, यही उपभोक्ता का व्यवहार है, कंज्यूमर का बिहेवियर है। अब आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन क्या है। ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता तब संतुलन में होता है, व्हेन ही रिगार्ड्स हिज एक्चुअल बिहेवियर, जब वो अपने जो एक्चुअल में वो बिहेव कर रहा है, अपने वास्तविक व्यवहार को ऐसा मानता है, एज द बेस्ट पॉसिबल, कि वो सबसे अच्छा है, अंडर द सर्कमस्टांसेस, स्थितियों के अंदर, एंड फील्स नो अर्ज टू चेंज, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता, हिज बिहेवियर, अपने व्यवहार में, एज लॉन्ग एज, जब तक कि सर्कमस्टांसेस रिमेन अनचेंज्ड, परिस्थितियों में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब वो अपनी सिचुएशन को दी बेस्ट सिचुएशन मानता है और उनमें कोई चेंजेस नहीं लाना चाहता, जब तक कि परिस्थितियाँ ना बदले। अब एक डेफिनेशन आती है सैमुअल्सन की, परिभाषा है, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता जो है वो संतुलन में होगा, व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, जो वो अपनी संतुष्टि को बढ़ाएगा, विद हिज गिवन इनकम एंड प्राइसेस, जब उसको इनकम भी पता हो और वस्तुओं की कीमतें भी पता हो। अब आता है कंज्यूमर बजट क्या होता है, उपभोक्ता का बजट। कंज्यूमर बजट का मतलब है स्पेसिफाइड और गिवन इनकम ऑफ कंज्यूमर, की उपभोक्ता की जो हमें आय दी हुई है वही हमारा बजट होता है। ये माना जाता है कि एक उपभोक्ता अपनी इनकम को खर्च करता है दो चीज़ों पर, हम मान लेते हैं कि दो चीज़ों पर वो अपनी इनकम खर्च करता है, जब उसको प्राइसेस भी दी हुई हैं, कीमतें भी दी हुई हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल ले लिया, मान लो एक उपभोक्ता के पास 60 रुपये हैं, वो अपनी मनी दो चीज़ों पर खर्च करता है, सेब पर और संतरे, एप्पल और ऑरेंज पर। मान लिया एप्पल 2 रुपये का एक है और ऑरेंज 1 रुपये का एक है, तो अब वो अपने 60 रुपये कैसे खर्च करेगा। अगर मान लो यहाँ मैं लिखती हूँ एप्पल उसने एक भी नहीं लिया, अब 60 रुपये हैं तो 60, ऑरेंज 1 रुपये का है तो 60 ऑरेंज आ जाएंगे। अगर 10 एप्पल लेता है, अब एप्पल 2 रुपये का है तो 30 रुपये तो यहाँ चले गए, तो बाकी के उसके पास कितने बच गए। देखो यहाँ पे एप्पल 2 रुपये का एक है, उसने 10 ले लिए, 60 रुपये थे उसके पास, 20 रुपये वहाँ गए, 40 बच गए, 1 रुपये का एक ऑरेंज है, 40 ऑरेंज आ गए। ऐसे ही अगर एप्पल 20 लेगा तो 20 ही ऑरेंज आएंगे। अगर सारी इनकम एप्पल पर ही खर्च कर देता है, 30 एप्पल ले लेता है, तो ऑरेंज नहीं ले पाएगा। तो ये उसके कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, तो वो देखेगा कि वो अपने 60 रुपये कैसे खर्च करे। अगर वो सारे एप्पल खरीदेगा तो 30 आएंगे, सारे ऑरेंज खरीदेगा तो 60 आएंगे। तो यही हमारा होता है बजट सेट। बजट सेट मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन अटेनेबल, जो प्राप्त कॉम्बिनेशन, सेट ऑफ टू गुड्स, दो चीज़ों के, जो वो इनकम और प्राइस से ले सकता है। तो इस सेट, बजट सेट के बारे में बताया था, अब मैं आपको बता रही हूँ बजट लाइन और प्राइस लाइन के बारे में। तो जो कल हमने टेबल बनाई थी, आपको ध्यान होगा, एप्पल और ऑरेंज वाली ये टेबल बनाई थी। अब इसी को हम जब डायग्राम में प्रेजेंट कर देंगे तो वो बन जाएगी हमारी बजट लाइन। तो देखो ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, नीचे एप्पल लिए, मैंने बताया था जो चीज़ लेते हैं उसको नीचे कर लेते हैं और जो चीज़ छोड़ते हैं उसे ऊपर कर लेते हैं। इधर एप्पल हो गए, इधर ऑरेंज हो गए। हमने कल टेबल ली थी, आपको ध्यान होगा, ये देखो मैंने बताया था एप्पल 0 है तो ऑरेंज 60 है, तो देखो ये 0 ऑरेंज 60। फिर मैंने देखो टेबल में बताया एप्पल 10 है तो ऑरेंज 40 है, कल हमने किया था, आपको ध्यान होगा, 10 है तो 40, ऐसे ही 20 है तो 30, और फिर 30 पे 0। जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ये जो लाइन स्ट्रेच हो रही है ये बन जाएगी प्राइस लाइन। ठीक है, इसे हम बजट लाइन भी बोलते हैं। बजट लाइन क्यों बोलते हैं? दिस इज़ अ लाइन, ये एक ऐसी लाइन है शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जो अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को बताती है। ये कॉम्बिनेशन हो गए ना A B C D,
ऑफ गुड 1 एंड गुड 2, दोनों चीज़ों एप्पल और ऑरेंज को, विच अ कंज्यूमर कैन बाय, जिसे एक उपभोक्ता खरीद सकता है विद हिज गिवन इनकम, जब उसे इनकम दी हो। मैंने लिया था 60 रुपये और प्राइसेस भी मैंने बताई थी कि एप्पल जो है वो 1 रुपये का और शायद 2 रुपये का और ऑरेंज 1 रुपये का, इस ढंग से आपको बताया था। अब बजट लाइन को हम प्राइस लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि दिस शो द प्राइस रेशो बिटवीन टू गुड्स, क्योंकि ये दो चीज़ों के बीच में रेशो को भी बताती है, उनके प्राइस रेशो को बताती है, मतलब P1 अपॉन P2। अब P1 देखो आपने लिखा, हमने किया था कि उसने 60 रुपये, 60 मैक्सिमम उसने खरीदे और इधर उसने 30 खरीदे प्राइस ऑफ सेकंड, तो इनका रेशो 2:1 आ गया। मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ के मुकाबले में दुगनी है। आपको बताया था एप्पल 2 रुपये का है और ऑरेंज 1 रुपये का है, तो ये इनका रेशो हो गया 2:1। तो इट शोज़ दैट 2 यूनिट ऑफ गुड्स आर टू बी सेक्रीफाइड, हमें 2 यूनिट उसकी छोड़नी पड़ेंगी फॉर गेटिंग 1 यूनिट ऑफ फर्स्ट गुड, अगर हमें एक चीज़ लेनी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अटेनेबल और फिजिबल कॉम्बिनेशन या नॉन अटेनेबल और नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशंस। अटेनेबल होता है बेटा प्राप्त करने वाले, और नॉन अटेनेबल होता है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो देखो ये मैंने प्राइस लाइन बताई। अब इस प्राइस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा या इसके अंदर कोई भी पॉइंट होगा तो वो फिजिबल रीजन होगा। रीजन होता है एरिया, मतलब वो हमारी पहुंच में है, हम अपनी इनकम से खरीद सकते हैं। और इसके बाहर कोई भी एरिया होगा वो सारा नॉन फिजिबल रीजन होगा, मतलब वो हमारी पहुंच में ही नहीं है। वो तो 60 रुपये से ऊपर की चीज़ें आएंगी, हमारे पास 60 रुपये ही हैं, तो इसे हम बोलते हैं फिजिबल रीजन और नॉन फिजिबल रीजन। देखो अ कंज्यूमर कैन ओनली बाय, एक उपभोक्ता खरीद सकता है दैट कॉम्बिनेशंस, वो कॉम्बिनेशंस दैट फेल अलोंग हिज बजट लाइन, जो उसकी बजट लाइन के ऊपर आते हैं और इनसाइड या अंदर होते हैं, तो इसे हम फिजिबल बोलते हैं। और नॉन फिजिबल क्या होंगे? अ कंज्यूमर कैन नॉट बाय कॉम्बिनेशन विच आर बियॉन्ड, बियॉन्ड होता है दूर होना, जो इस बजट लाइन से दूर है। दिस रीज़न इज़ कॉल्ड नॉन फिजिबल रीजन। तो बच्चों ये आप नोट करें। इनडिफरेंस सेट क्या होता है? तो देखो इनडिफरेंस का मतलब होता है किसी भी एक चीज़ों के लिए न्यूट्रल हो जाना, मतलब सब चीज़ें हमें सेम लगना। तो देखो इट इज़ अ सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, इसमें दो चीज़ों के कॉम्बिनेशंस लेते हैं, उनका सेट है। विच ऑफर अ कंज्यूमर, जो कि एक कंज्यूमर को ऑफ़र करते हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इनडिफरेंस का मतलब ही यही है कि हमारी सेटिस्फेक्शन सेम हो जाती है, सो दैट ही इज़ इनडिफरेंट बिटवीन दीज कॉम्बिनेशन। तो वो इन कॉम्बिनेशन के बीच में इनडिफरेंट हो जाता है। इनडिफरेंट मतलब न्यूट्रल हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मान लो कि कोई कंज्यूमर है, अगर वो 1 एप्पल ले रहा है और 10 ऑरेंज ले रहा है, अगर उसने 1 एप्पल और लेना है तो उसे ऑरेंज छोड़ने पड़ेंगे। अब वो 3 ऑरेंज छोड़ देता है। एक और एप्पल लेता है तो अब वो 2 ऑरेंज छोड़ता है, फिर एक और एप्पल लेता है तो 1 एप्पल छोड़ता है। मतलब एप्पल भी पसंद है, ऑरेंज भी पसंद है। अब ऑरेंज जब एप्पल को बढ़ाएगा, ऑरेंज छोड़ेगा तो पहले से कम ऑरेंज छोड़ेगा, ज़्यादा ऑरेंज नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ऑरेंज भी उसको पसंद है। पहले 3 छोड़े, फिर 2 छोड़े, फिर उसने 1 छोड़ा। मतलब ये 4 कॉम्बिनेशन बन गए, 1 + 10, 2 + 7, 3 + 5, 4 + 4। मतलब वो कोई भी कॉम्बिनेशन ले ले, A B C D, चारों से उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिलती है। A से भी उतनी मिलती है, B से भी उतनी मिलती है, C से भी, D से भी। तो चारों का जो सेटिस्फेक्शन लेवल जब इक्वल है तो इसे हम बोलते हैं इनडिफरेंस सेट। तो लेट दीज कॉम्बिनेशन A B C D ऑफर द कंज्यूमर विथ सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो उसकी प्रेफरेंस के कैसे बनेगी कि जो A से सेटिस्फेक्शन मिलनी है वो B के बराबर होगी, जो B से मिलनी है वो C, चाहे वो D ले ले, कितने भी कॉम्बिनेशन ले ले, सेम रहेगी उसकी प्रेफरेंस। तो देखो द कंज्यूमर फाइंड्स नो डिफरेंस, उसे कोई डिफरेंस नहीं लगता A B C D में, तो ही इज़ इनडिफरेंट अमंग A B C and D। सो दीज कॉम्बिनेशंस आर कॉल्ड इनडिफरेंस सेट। तो इज इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व क्या होता है? तो देखो इनडिफरेंस कर्व, इसे हिंदी में बोलते हैं उदासीनता या तटस्थता वक्र। दिस इज़ दैट कर्व, यह वह कर्व है विच शोज़, जो कि क्या दिखाती है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के अलग अलग संयोगों को, विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो कि एक कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। अब आता है इनडिफरेंस शेड्यूल क्या है।
इट शोज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, इनमें दो वस्तुओं के वो संयोग होते हैं विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जहाँ उसे सेम संतुष्टि मिलती है। अब जैसे देखो ये मैंने शेड्यूल बनाया है, शेड्यूल एक टेबल को बोलते हैं। तो ये एप्पल है, ये ऑरेंज है। मान लो कंज्यूमर एक एप्पल लेता है, 10 ऑरेंज ले रहा है। अगर वो 2 लेता है तो वो 3 ऑरेंज छोड़ देता है। अगर एक एप्पल और लेता है तो वो 2 ऑरेंज छोड़ता है, एक और लेता है, 1 छोड़ता है। तो ये कॉम्बिनेशंस बन गए बेटा ए बी सी एंड डी। तो ये माना जाता है कि ए बी के सेम सेटिस्फेक्शन देगा, बी लेवल सी के सेम देगा, सी लेवल डी के। कोई भी कॉम्बिनेशन ले ले सब उसे सेम सेटिस्फेक्शन देंगे। अब आता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इट इज़ डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस शेड्यूल। जब हम इंडिफरेंस शेड्यूल को डायग्राम में प्रेजेंट कर देते हैं तो वो इंडिफरेंस कर्व बन जाती है, विच गिव्स इक्वल और सेम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, जो कि उसे सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। जैसे देखो यहाँ डायग्राम बनाए तो यहाँ एप्पल है, यहाँ ऑरेंज है। तो देखो पहला पॉइंट ये 1 है और यहाँ देखिए ये 10 है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा ए कॉम्बिनेशन। फिर देखिए 2 है और 7 है, तो देखिए ये आपका यहाँ पे आएगा बी कॉम्बिनेशन। फिर देखिए नेक्स्ट हमें चाहिए 3 और 5, तो देखिए ये 5 है और ये 3 है, ये आएगा सी कॉम्बिनेशन। और फिर है 4 पे 4, ये आएगा डी कॉम्बिनेशन। जब इन कॉम्बिनेशंस को मैं ज्वाइन कर दूंगी तो ये देखो बन जाएगी हमारी आईसी इंडिफरेंस कर्व बन जाएगी। तो चाहे वो ए ले ले, चाहे वो बी ले ले, चाहे वो सी ले ले, चाहे वो डी, चारों उसे सेम सेटिस्फेक्शन देंगे, तो इसे बोलते हैं आईसी। अब इसके बाद देखो आता है इंडिफरेंस मैप क्या होता है। तो इंडिफरेंस मैप क्या है? जैसे मैप में आप देखते हो सारी स्टेट्स होती हैं, लाइक इंडिफरेंस मैप क्या होगा? जिसमें सेट होगा इंडिफरेंस कर्व का, जैसे IC1, IC2, IC3, ये इंडिफरेंस मैप होता है। इसमें क्या है, जो ऊंची इंडिफरेंस कर्व है वो ऊंची सेटिस्फेक्शन को दिखाएगी, उससे ऊंची उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को दिखाएगी। तो जो इंडिफरेंस कर्व है, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज़ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हायर लेवल ऑफ इनकम। तो यहाँ हाँ जी, ये स्टूडेंट्स देखिए बेटा अब आती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आपको इंडिफरेंस कर्व बता दिया क्या होता है, इंडिफरेंस सेट आपने देख लिया, इंडिफरेंस मैप आपने पढ़ लिया। अब आती हैं इसकी विशेषताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो देखिए फर्स्ट है इंडिफरेंस कर्व्स आर नेगेटिवली स्लोप्ड। जो इंडिफरेंस कर्व है उनका स्लोप नेगेटिव होता है या स्लोपिंग डाउनवर्ड, या इनका जो स्लोप है वो नीचे की तरफ होता है। तो देखिए आपको मैंने इंडिफरेंस कर्व बनानी सिखाई थी। यहाँ एक्स एक्सिस पे एप्पल लिए हुए हैं, वाई एक्सिस पर ऑरेंज ले रखा है। ये देखिए आईसी कर्व ये नीचे की तरफ आ रही है, इसका स्लोप डाउनवर्ड है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, या हम कहीं लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहा है। तो इसे हम बोलते हैं कि इसका स्लोप डाउनवर्ड होता है, लेफ़्ट टू राइट होता है। क्यों? इसका रीज़न कई बार आपसे पूछा जाता है, ये आपको मैंने बताया भी हुआ है। क्यों? इट शोज़ दैट मोर ऑफ वन कमोडिटी, कि अगर हम एक चीज़ ज़्यादा लेंगे इट इम्प्लाइज लेस ऑफ अदर, तो हमें दूसरी कम करनी पड़ेगी ताकि टोटल हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम बनी रहे। तो अगर हमें एप्पल और ज़्यादा लेने हैं तो ऑरेंज हम छोड़ेंगे, और वो जो छोड़ते हैं तो वो लेस छोड़ते हैं, इसी वजह से आईसी का स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होता है। एक लेने के लिए हमें दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है ICR कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जो इंडिफरेंस कर्व है ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन के कन्वेक्स होती हैं। देखिए ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है हमारा, 0 ओ पॉइंट है ये हमारा, जिसे हम ओ पॉइंट मूल बिंदु भी बोलते हैं। ये हमारी आईसी कन्वेक्स शेप है। देखिए एक ऐसी शेप होती है, ये होती है कनकेव, जबकि ये शेप को हम बोलते हैं कन्वेक्स। कन्वेक्स का मतलब क्या है कि जब भी हम एक कमोडिटी लेंगे, जब दूसरी को छोड़ेंगे तो वो देखो रेट उसकी क्या है, डिक्रीजिंग है। पहले हमने इतनी छोड़ी, फिर हमने देखो इतनी छोड़ी, फिर हमने ऑरेंज को इतना छोड़ा, तो ये रेट डिक्रीजिंग है। एक लिया, एप्पल लिया, ऑरेंज हम छोड़ रहे हैं, डिक्रीजिंग रेट पर छोड़ रहे हैं। तो इसीलिए हमारी आईसी जो है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन के कन्वेक्स है। तो इसका रीज़न भी यही लिखेंगे, आईसी विल बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। रीज़न क्या है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि जो हमारी MRS है वो क्या है, डिक्रीजिंग है।
थर्ड आती है देखो, आईसी नेवर टचेस और इंटरसेक्ट ईच अदर। आईसी ना तो एक दूसरे को टच करती हैं, ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, काटती भी नहीं है। अब देखो हर आईसी क्या है, अलग अलग लेवल को बताती है। देखो यहाँ जैसे ये डायग्राम है, आप देखिए ये आईसी बना रखी है। मान लो एक और आईसी मैं बना देती हूँ, यहाँ मैंने बना दी आईसी 2, ये आईसी 1 है सपोज़। अब देखिए IC1 पर कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ नीचे हमने एप्पल्स ले रखे हैं, यहाँ हमने ऑरेंजेस ले रखे हैं। IC1 पे कुछ पॉइंट्स हैं, मान लो एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है, एक C पॉइंट है। IC2 पे भी पॉइंट्स हैं, एक D पॉइंट है, एक B हो गया और एक E हो गया। अब देखिए अगर हम इसे प्रूव करें, हमें पता है IC1 के पॉइंट्स कौन कौन से हैं। देखो A, B और C तीनों इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। मान लो IC2 के पॉइंट्स देखो D, B और E, ये भी इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। अब देखो अगर A, B, C तीनों इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, D, B, E इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, तो इसका मतलब अगर A C के इक्वल है, D B के इक्वल है, A B के इक्वल है, तो A और D भी इक्वल सेटिस्फेक्शन देने चाहिए, है ना। तो लेकिन क्या है, देखो A ऊपर वाली IC पे है, D नीचे वाली IC पे है, तो ऊपर वाला सेटिस्फेक्शन ज़्यादा देगा, नीचे वाला सेटिस्फेक्शन कम देगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हायर इंडिफरेंस कब, मैप में आपने पढ़ा था ऊंची इंडिफरेंस कब ज़्यादा संतुष्टि को बताती है। अगर हम ये कहें, मान लो कि A B के बराबर सेटिस्फेक्शन दे रहा है, D भी B के बराबर दे रहा है, तो हमें ये कहते हैं कि A भी D के बराबर देनी चाहिए। लेकिन ये तो नहीं देता A D के बराबर, A ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, D कम दे रहा है। तो दो आईसी ना तो कभी एक दूसरे को टच करते हैं, ना ही इंटरसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए आता है, हायर आईसी गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन। जितनी ऊंची आईसी होगी वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को बताएगी। ये आपने मैप में भी पढ़ा है कि अगर हायर, ये IC1 IC2 IC3 है, सेम वही यहाँ पे एप्पल हैं, यहाँ पे ऑरेंजेस हैं। अगर IC1 पे कुछ पॉइंट है, मान लो A है B है, ये दोनों इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। C D के इक्वल देगा, E F के इक्वल देगा। लेकिन जो C और D हैं ये A B से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे। क्यों? क्योंकि ये हायर इंडिफरेंस कर्व पर हैं। E और F जो हैं वो C D से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे। क्यों? क्योंकि वो हायर इंडिफरेंस कर्व पर हैं। तो इसीलिए हायर इंडिफरेंस कर्व पे पॉइंट्स ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देते हैं। अब आता है IC नाइदर टचेज एक्स एक्सिस नोर वाई एक्सिस। जो इंडिफरेंस कर्व है ना तो एक्स एक्सिस को टच करता है, ना ही वो वाई एक्सिस को टच करता है। क्यों? देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे बनाया, ये एप्पल हैं, यहाँ पे ऑरेंजेस लिए हुए हैं। ये मैंने इंडिफरेंस कर्व को देखो यहाँ से टच करा दिया और इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये कॉम्बिनेशन का मतलब देखो क्या है, यहाँ पे 0 है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। इसका मतलब यहाँ पे हमने एप्पल तो 0 ही लिए हुए हैं, बाकी सारे तो ऑरेंज ही हैं, ON तो ऑरेंज ही हैं। ये दो कॉम्बिनेशन से बनती है ना इंडिफरेंस कर्व। तो हम तो कहते हैं 2 गुड्स होनी चाहिए, जबकि एप्पल तो इसमें आया ही नहीं। तो इसीलिए ये रॉन्ग है। इंडिफरेंस कर्व ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगी ना वाई को। मान लो ये IC2 है जो वाई को टच कर रही है, मान लो ये बना दी IC2। अब यहाँ पे इसको टच कर रही है, तो देखो यहाँ ऑरेंज तो 0 ही है इस कॉम्बिनेशन पे, और OK एप्पल है, तो 0 ऑरेंज प्लस OK एप्पल, तो ये भी गलत है। 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन होना तो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए IC ना तो इसको टच करेगी ना इसको टच करेगी। क्यों? अगर टच करती है तो इट रिप्रेजेंट 1 कमोडिटी, ये तो 1 कमोडिटी को शो कर रही है, दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क लगाइए और इसे अच्छे से आपको लर्न भी करना है। टू में नेक्स्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब हम पढ़ेंगे कि इंडिफरेंस कर्व्स की हेल्प से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, वही डेफिनेशन मैंने दोबारा लिखी है, सबको मालूम है। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, एक उपभोक्ता तब संतुलन में होगा व्हेन ही रिगार्ड्स हिज एक्चुअल बिहेवियर एज बेस्ट पॉसिबल, जब वो अपने बिहेवियर को सबसे अच्छा मानता है, अंडर द सर्कमस्टांसेस, उन हालात में, एंड फील्स नो अर्ज टू चेंज हिज बिहेवियर, और अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करना चाहता जब तक कि सर्कमस्टांसेस चेंज ना हो। फिर हम देंगे इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन, ये भी आप कर चुके हो कि इंडिफरेंस कर्व 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को बताती है जो कि इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं कंज्यूमर को। जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, एप्पल ऑरेंज इधर लिया
अब ए कॉम्बिनेशन बी के इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा, बी कॉम्बिनेशन सी के इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा, तो तीनों सेम सेटिस्फेक्शन को बताएंगे। अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे हम आईसी की हेल्प से करते हैं। तो इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशंस है आईसी मस्ट बी टेंजेंट टू प्राइस लाइन। जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है वो प्राइस लाइन को टच करनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए। या इसे हम ये भी कह सकते हैं आईसी का जो स्लोप है वो प्राइस लाइन के स्लोप के इक्वल होना चाहिए। अब आईसी के स्लोप को हम लिखते हैं MRS/X/Y, ये मैंने एक अलग से टॉपिक भेजा था आपको। और प्राइस लाइन के स्लोप को हम बोलते हैं दो गुड्स की रेशो का, प्राइसेस का रेशो, प्राइसेस ऑफ X अपॉन प्राइसेस ऑफ Y। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो सेकंड कंडीशन क्या आती है कि जो हमारी आईसी है इट मस्ट बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये हमारी पॉइंट ऑफ ओरिजिन के कन्वेक्स होनी चाहिए। ये मैंने आपको कन्वेक्स की शेप बताई थी, ऐसे होती है। मतलब MRS जो है वो फॉल करनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए। अब हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है, आईसी मस्ट बी टेंजेंट टू प्राइस लाइन। पहला केस क्या है, अगर MRS प्राइस ऑफ X और प्राइस ऑफ Y इनके रेशो से ज़्यादा हो जाती है, इसका मतलब कंज्यूमर क्या है, X के लिए ज़्यादा प्राइस देने को तैयार है बजाय कि Y में, या जो मार्केट Y चल रही है उसकी। तो इसीलिए वो X ज़्यादा परचेज़ करेगा, जिससे MRS कम हो जाएगी और फिर वो प्राइस के इक्वल हो जाएगी और इक्विलिब्रियम बन जाएगा। सेकंड केस क्या हो सकता है, अगर MRS प्राइस ऑफ X और प्राइस ऑफ Y के रेशो से कम है, इसका मतलब वो X के लिए कम प्राइस देने को तैयार है, तो जो मार्केट में प्राइस है अब उससे वो कम दे रहा है, इसका मतलब वो कम खरीदेगा X और Y ज़्यादा खरीदेगा, तो MRS बढ़ जाएगी और फिर वो प्राइसेस के रेशो के इक्वल हो जाएगी और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब हम इसे डायग्राम से समझेंगे। ये मैंने एक बनाया डायग्राम, यहाँ नीचे X कमोडिटी है, यहाँ Y कमोडिटी है, ये एक प्राइस लाइन है। ये मैंने तीन इंडिफरेंस कर्व बनाई, IC1, IC2, IC3। एक टच कर रही है, एक नीचे है, एक ऊपर है। अब हम यहाँ बताएंगे कि E पॉइंट पर ये टेंजेंट हो रही है, तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। ना तो E पर होगा, ना F पर होगा, ना G पर होगा। अगर F पर लेते हैं तो ये E के राइट पर है, मतलब वो X की चीज़ कम खरीदने को तैयार है और इधर वो X की चीज़ ज़्यादा खरीदने को तैयार है। तो MRS XY PX और PY के रेशो के इक्वल होगी, तभी हमारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। ये मैंने सारी बात थ्योरी में लिख दी, आपसे पढ़ लेना। इसके बाद आता है आईसी मस्ट भी कन्वेक्स होनी चाहिए। तो हमने देखो यहाँ पे आईसी जो है वो कन्वेक्स ही बनाई है। कन्वेक्स का मतलब कि इसकी MRS जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे अच्छे से करेंगे आप। थैंक यू।